Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter National Emergency from Lakshmikant 7th edition. हमने नेशनल इमरजेंसी देखा आर्टिकल 352 इन द लास्ट लेक्चर. हमने देखा कि कैसे नेशनल इमरजेंसी जब ऑपरेट होता है तो सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, उनके डायनेमिक्स चेंज होते हुए हमने देखे. अब हम नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 है उसके ऑपरेशन के दौरान देखने वाले हैं इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. नॉर्मल टेन्योर जो है लोकसभा का वो 5 इयर्स होता है, राइट? ये नॉर्मल टेन्योर की बात कर रहे हैं. बट अगर नेशनल इमरजेंसी जो है वो ऑपरेशन में हो तो लोकसभा का जो टेन्योर है वो इंक्रीज किया जा सकता है. कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. कितनी बार इंक्रीज किया जा सकता है, कितने टाइम के लिए? फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है. लेकिन 1 ईयर एट अ टाइम. क्या मतलब है? बाय चांस नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, ठीक है, मुझे लोकसभा का जो पीरियड है वो इंक्रीज करना है, ठीक है, लॉ से, पार्लियामेंट्री लॉ से, तो वो 1 साल के लिए इंक्रीज करूंगी. लेकिन नेशनल इमरजेंसी अभी भी एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, तो 1 और साल के लिए फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो एक साल करके आप इंक्रीज किया जा सकता है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट द टेन्योर ऑफ लोकसभा. ठीक है. आप एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, राइट? मैं यानी पार्लियामेंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, हम जाके नहीं इंक्रीज कर देंगे, लॉ ऑफ पार्लियामेंट से इंक्रीज होगा, राइट? सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका भी टेन्योर इंक्रीज हो सकता है. बाय व्हाट? बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ही इसका टेन्योर भी इंक्रीज करेगी. सेम प्रोविजन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, 1 ईयर एट अ टाइम. एक और चीज आपको दोनों के लिए यहाँ पे सिमिलर है, वो ये है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी जो है वो सीज करेगी, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, ये जो एक्सटेंशन है ये 6 मंथ्स तक ही उसके बाद एक्सटेंड हो पाएगा, राइट? However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. ठीक है. ये जो एक्सटेंशन है ये 6 मंथ्स के बियॉन्ड कंटिन्यू नहीं हो पाएगा जैसे ही जो नेशनल इमरजेंसी है इट सीजेस टू ऑपरेट. इतना क्लियर है? समझ आ गया? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर आप 5th लोकसभा की बात करें तो 1971 से लेके 77 तक ये 5th लोकसभा चला था. नॉर्मल टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स होता है. तो यहाँ पे 1 ईयर एट अ टाइम 2 बार एक्सटेंशन मिला, राइट? टोटल 2 साल, राइट? इतना क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राइट? फंडामेंटल राइट्स को गवर्न करने वाले यहां पर 2 आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, 358 एंड 359. ठीक है. 358 जो है वो डील कर रहा है विद सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, और जो 359 है वो डील कर रहा है विद अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21. ठीक है. 2 चीजें क्लियर है? 358 डील कर रहा है विद सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, 359 डील कर रहा है विद सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21. ठीक है. 358 को समझने की कोशिश करते हैं. According to Article 358, when proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी होता है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी जो है ऑपरेशन में आती है, right? In other words, state can make any law or take any executive action abridging or taking away 6 fundamental rights guaranteed by Article 19.
आर्टिकल 19 जैसे ही सस्पेंड होगा तो क्या कर सकती है स्टेट? स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है, ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है जो इन 6 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं उन्हें अब्रिज कर दे या उन्हें ले सिटीजन से। ऐसा जो लॉ बनता है जो ये 19 आर्टिकल को अब्रिज कर रहा हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ऐसा जो लॉ है ये चैलेंज नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विथ आर्टिकल 19। ठीक है, ऐसे लॉ को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 19। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी जो है खत्म होती है, जैसे ही इट सीजेस टू ऑपरेट, आर्टिकल 19 तुरंत ही रिवाइव हो जाता है। राइट? क्या बोला मैंने? जैसे ही नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, वैसे ही आर्टिकल 19 जो है वो रिवाइव हो जाएगा। एंड ऑटोमेटिकली जो ऐसे लॉज थे जो नेशनल इमरजेंसी की जब ऑपरेशन में थी तो बने थे, जो अब्रिज कर रहे थे आर्टिकल 19 को, ये लॉज जो हैं ये सीज हो जाएंगे टू ऑपरेट। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी सीज हो गई, ये लॉज भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। हाउएवर, इस दौरान जब नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है, और ये जो लॉज बने जो अब्रिज कर रहे थे आर्टिकल 19 को, इस दौरान जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, जो भी कुछ आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, उसके लिए रेमेडी नहीं होती। ठीक है, नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी इवन आफ्टर द इमरजेंसी एक्सपायर्स। ठीक है, दिस मीन्स दैट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकिंग ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। समझ गए? लेकिन यहाँ पे कैच है, आर्टिकल 44 आई एम सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 जो था 1978 का, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्कोप ऑफ आर्टिकल 358। दो वे में ये रिस्ट्रिक्शन आया ऑन आर्टिकल 358। पहला था जो 6 फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19, ये तभी सस्पेंड होंगे जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड है बिकॉज ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। समझ गए? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने बोला कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19, ये सस्पेंड तभी होंगे जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, नॉट व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड फॉर आर्म्ड रिबेलियन। मतलब आर्म्ड रिबेलियन की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो फिर ये स्टैंड नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है उसके साथ वैसा नहीं होगा। राइट? इतना क्लियर है? राइट? 6 फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड तभी होंगे जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड है on the ground of war and external aggression, not on the ground of armed rebellion. ठीक है। सेकेंड जो लिमिटेशन है स्कोप की ऑन आर्टिकल 358, वो है ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी, ठीक है, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट अदर लॉज। सिर्फ ऐसे लॉज जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड थे, सिर्फ वो ही चैलेंज नहीं हो सकते हैं, बाकी लॉज चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, इतना ठीक है? राइट? अब हम देखते हैं आर्टिकल 359, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 359 जो है ऑथराइज करता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, 359 किसको ऑथराइज कर रहा है? प्रेसिडेंट को। क्या करने के लिए ऑथराइज कर रहा है? कि ये सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी।
359 क्या कर रहा है? ऑथराइज कर रहा है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. दिस मीन्स आर्टिकल 359 जो है उसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो रहा है, बट उसका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो सकता है. ठीक है, मतलब कि जो राइट्स हैं वो थियोरेटिकली अलाइव है, लेकिन राइट टू सीक रेमेडी जो है वो सस्पेंड हो जाती है. ठीक है, लेकिन ये किन फंडामेंटल राइट्स की यहां पे बात हो रही है वो देखने की कोशिश करते हैं. ये स्टैंड होता है ओनली फॉर दोज फंडामेंटल राइट्स जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन्ड हैं. सिर्फ इन फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट जो है वो हटता है. सिर्फ इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पे जो अग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट नहीं जा सकता. कौन से फंडामेंटल राइट्स? जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन्ड होंगे. ठीक है, फर्दर ये जो सस्पेंशन है ये उतने टाइम के लिए हो सकते हैं जब तक इमरजेंसी ऑपरेट हो रही है, या फिर उससे कम टाइम के लिए भी हो सकते हैं जितना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन्ड हो. मतलब क्या है, अगर जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है वो 1 साल के लिए है, हो सकता है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन्ड आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सस्पेंड हो सिर्फ 6 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए मैक्सिमम. ये टाइम पीरियड कहां लिखा होता है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ही. राइट एक और चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, ये जो सस्पेंशन है ये किसके लिए है? ये होल ऑफ द कंट्री के लिए भी हो सकता है या पार्ट ऑफ कंट्री के लिए भी हो सकता है. समझ गए? राइट इतना क्लियर है? एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने अप्रूवल के लिए जाता है. ठीक है, इट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल. राइट ये सब कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होता है कि ये किस पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए या तो पूरी कंट्री के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए है और कौन से फंडामेंटल राइट्स की रेमेडी यहाँ पे सस्पेंड हो रही है. राइट इतना क्लियर है? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स पे है, ठीक है, इज इन फोर्स, the state can make any law or take any executive action abridging or taking away specified fundamental rights in presidential order. ठीक है, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स में हो तो स्टेट क्या कर सकती है? ऐसे लॉज बना सकती है जो अब्रिज कर रहे हो वो फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन्ड है. क्लियर? इतना क्लियर है? Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with specified fundamental right. ठीक है, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये इस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखे हुए हैं. ठीक है, लेकिन जैसे ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सीज हो जाता है, इसका ऑपरेशन सीज हो जाता है, फिर क्या होगा? जो लॉज बने थे इस टाइम पर, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अब्रिज करते हुए जो लॉज बने हुए थे वो भी सीज हो जाते हैं टू ऑपरेट एज सून एज इमरजेंसी द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट. इतना क्लियर है? राइट ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा कि नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर इवन आफ्टर द ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट. ठीक है, दिस मीन्स कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन है टेकन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन आफ्टर द ऑर्डर एक्सपायर्स. इतना क्लियर है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया स्कोप ऑफ 359 दो वेज में. पहला क्या था? प्रेसिडेंट जो है
cannot suspend the right to move to court for the enforcement of fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21. ठीक है, तो एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 20 एंड 21. प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता? प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकता राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21. इतना क्लियर है? सेकेंडली, only those laws which are related to emergency are protected from being challenged and not other laws. ठीक है, मतलब क्या है? ये बिल्कुल सेम है एज द प्रीवियस केस जो हमने 358 में पढ़ा, राइट? अब हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन 358 एंड 359 जो अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, डिस्टिंक्शन देख लेते हैं 358 एंड 359 में. 358 जो है ये आर्टिकल 19 की बात कर रहा है बस. 359 जो है सारे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है एक्सेप्ट 20 एंड 21 जो कि मेंशन्ड हो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में. जो 358 है वो ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे ही ऑपरेट होती है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. 359 में ऑटोमेटिक नहीं हो रही है चीजें. 359 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है जो क्या करता है? आर्टिकल को सस्पेंड नहीं करता है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता है, उसके एनफोर्समेंट को सस्पेंड करता है. कौन से फंडामेंटल राइट्स की? जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन्ड हो, राइट? इतना क्लियर है? जो 358 है ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी पे काम करता है. मतलब कि वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन. आर्म्ड रिबेलियन के लिए नहीं है. 359 जो है ये बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल पे काम करता है. 358 जो है इसमें आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 19 है ये कब तक सस्पेंडेड रहता है? जब तक कि इमरजेंसी चल रही हो, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, एंटायर ड्यूरेशन. लेकिन 359 ऐसा नहीं होता. जो पीरियड मेंशन्ड है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में सिर्फ उतने पीरियड के लिए ही जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन्ड फंडामेंटल राइट्स है उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है. कम पीरियड के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एंटायरिटी ऑफ इमरजेंसी के लिए हो. ठीक है, 358 एंटायर कंट्री पे लगता है पर 359 पार्ट पे भी लग सकता है, एंटायर पे भी लग सकता है. ठीक है, 358 जो है आर्टिकल 19 को कंप्लीटली सस्पेंड करता है. 359 जो है वो एम्पावर करता है सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट, लेकिन 20 और 21 का नहीं करता. राइट? 358 क्या इनेबल करता है स्टेट को? कि वो लॉ बना सकती है या एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19. लेकिन 359 इनेबल करती है स्टेट को टू मेक लॉज or take executive action inconsistent with those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order. दोनों में सिमिलैरिटीज भी हैं. क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? दोनों ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम चैलेंज टू ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी एंड नॉट अदर लॉज. ठीक है, ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो भी इन्हीं लॉज के प्रोटेक्टेड हैं जो कि रिलेटेड हो इमरजेंसी के, बाकी लॉज के साथ नहीं. ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है जो इमरजेंसी के लॉज के साथ रिलेटेड है सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलती है, बाकी लॉज के साथ अटैच्ड एग्जीक्यूटिव एक्शंस को नहीं मिलती. ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिक्लेरेशंस मेड सो फार.
ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक अगर आप हिस्ट्री में देखें इंडिया की, तो 1962 में लगी थी, 1971 में, 1975 में। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन जो है 1962 में जो आया, वो अक्टूबर 1962 में आया था, जब चाइनीज अग्रेशन हुआ था इन नेफा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अब जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये 1968 तक ऑपरेट करा था, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद ऑफ कोर्स आपको समझ में ये भी आएगा कि जब हमारा वॉर हुआ था विद पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1965, तब फ्रेश प्रोक्लेमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये वाला जो आपका नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में ही था, ठीक है। सेकंड जो प्रोक्लेमेशन है वो यहाँ पे आपको नजर आता है, जो शुरू हुआ था 1971 में, इन द वेक ऑफ अटैक बाय पाकिस्तान, ठीक है। इवन व्हेन द ऑपरेशन इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन, अ थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन जून 1975। दोनों को ही रिवोक किया गया था 1977 में। इतना क्लियर है। ये जो दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी 1962 और 71 की जो हुई थी, ये दोनों ही एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से हुई थी। थर्ड प्रोक्लेमेशन जो आप देखेंगे 1975, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुई थी। अब तो सब्जेक्ट मैटर में इंटरनल डिस्टर्बेंस है ही नहीं, ठीक है, अब आर्म्ड रिबेलियन है, राइट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी, आपको पता ही है कि 1975 की जो इमरजेंसी है वो कितनी कंट्रोवर्शियल थी, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म था, ठीक है। और इलेक्शंस का टाइम था, ठीक है, 77 में, आफ्टर द इमरजेंसी, राइट। और इस इलेक्शन में ऑब्वियसली इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने लूज किया था इलेक्शन, एंड जनता पार्टी जो है वो पावर में आई थी। और उसके बाद जब जनता पार्टी जो है पावर में आई, तो उन्होंने अपॉइंट किया शाह कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सर्कमस्टांसेस, जिसने वारंट किया डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। और कमीशन ने क्या बोला? कमीशन डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, हेंस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने इंट्रोड्यूस किया अ नंबर ऑफ सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। सो दैट इज इट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल। टिल देन ऑल द